देखिए बच्चों, आज फिर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हैं। ये भी देखिए बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जब इसकी ऊर्जा निकल जाएगी तब हम लोग उसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे, है ना। स्पेक्ट्रम निकालने का मतलब वही आएगा। 5 श्रेणियाँ बनती है, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। बामर श्रेणी देखिए बहुत ही उस पर इम्पोर्टेंट है। लाइमर के बाद क्या है, बामर। 5 नाम ले रहे हैं हम। 5 नाम लेने का मतलब हम 5 वैज्ञानिक का नाम ले लिए। 5 वैज्ञानिक 5 श्रेणियाँ खोजे हैं, तो उसमें बामर श्रेणी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है ना। फिलहाल बामर संबंध के सिद्धांत के आधार पर देखिए यहाँ पे है, बोहर के सिद्धांत के आधार पर ये है। देखिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी अस्थायी कक्षा में घूम रहा होता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा होती है। तो लास्ट स्टेज देख रहे हैं क्या है, En इक्वल टू, मतलब कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपनी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को बदलता जाएगा, यानी कि पहली कक्षा में रहेगा, दूसरी कक्षा में रहेगा, तीसरी कक्षा में रहेगा, उसकी ऊर्जा क्या हो रही है, कम होती जाती है ना। देखिए व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या हो गया, कम होता है। ये देखते बच्चों यहाँ पे इसका कंफर्म कर दिया जाए पूरा कैसे कैसे आया है, ये यहाँ तक कैसे हम लोग पहुँचे हैं। तो पहले देखिए बच्चों, सिंपल सा है कि जब किसी के पास ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा कई प्रकार में होती है, 2 रूप में होती है। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है, तो जैसे कि देखिए ये नाभिक बना दिया गया, पहली कक्षा ही मान के चलते हैं। हाइड्रोजन सदिश बनाया गया था हम लोगों का। तो हाइड्रोजन सदिश मतलब कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो वो अपनी पहली कक्षा में ही है। सुनिए, अपनी पहली कक्षा में ही है। अपनी पहली कक्षा में होने का ही मतलब वो अपनी पहली कक्षा में स्थित है, मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा रहा है ना। तो नहीं जाने का मतलब अपने स्टेबल है। कहाँ स्टेबल है, तो पहली कक्षा में स्टेबल है। अच्छा, इसके पहले अभी हम लोग क्लास लिए थे, पिछला क्लास लिए थे, तो उसमें बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा, कहीं से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो वो ऊर्जा ले करके अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जाता है। तो इसको क्या बताया गया था बच्चों कि कौन सा बताया गया था उसको, उच्चिष्ट ऊर्जा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट ऊर्जा स्तर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, निम्निष्ट ऊर्जा स्तर। तो उच्चिष्ट ऊर्जा स्तर में कब तक रहता है, 10 के पावर -8 सेकंड तक रहता है। तो वो उसकी क्या स्टेबल अवस्था कहलाएगी, नहीं। अस्थाई कक्षा कौन सी उसकी है, पहली वाली ही है। तो पहली कक्षा में अस्थायी रूप से रह रहा है, तो उस पहली कक्षा में रहने का तात्पर्य ही हो गया कि वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो अपनी पहली कक्षा में रहने का मतलब है कि वो स्थितिज ऊर्जा लेकर रह रहा है। अच्छा, रह रहा है पहली कक्षा में, उसके बाद भी क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। क्या कर रहा है, वो गति। इसमें पहली कक्षा में है और दौड़ रहा है। तब ये दौड़ रहा है तो दौड़ने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए उसको, तो गतिज ऊर्जा चाहिए। तो पहली कक्षा में रहने की स्थिति स्थितिज ऊर्जा, और रह करके उसी में दौड़ने की स्थिति क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। यानी कि दोनों ऊर्जा लेकर के अपनी पहली कक्षा में रह रहा है। तो इसी का हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। देखिए दिखा हुआ, किसी भी अस्थाई n कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En कहाँ है, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग होता है। हमने बताया बच्चों क्या है, गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का क्या है, यह योग है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे हम लोग, तो जानते हैं गतिज ऊर्जा कब होगी, उसके पास द्रव्यमान होगा, उसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और यहाँ से कुछ दूरी पर होगा, वेग होगा उसके पास। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv का स्क्वायर। तो हाफ mv का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हम लोग कक्षा पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हैं। तो हाफ mv का स्क्वायर। तो v का मान कहाँ से रखेंगे बच्चों हम लोग, v का मान यहाँ से लिखेंगे। ये हम लोग पढ़े थे, अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर बाई r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, यही था ना, ZE इंटू ई बटा के क्या था, r का स्क्वायर, यही था हम लोगों का। तो यहाँ से देखिए r मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, mv का स्क्वायर। तो mv का स्क्वायर क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए 1/4 पाई ZE स्क्वायर बटा के r। फाइनल मिलेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर बटा के सिर्फ और सिर्फ r। यहाँ देखिए है लिखा हुआ है ZE का स्क्वायर है, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 4 में यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से था, तो 4 का 2 में क्या कर दिया गया है, गुणा। तो 4 गुना के क्या हो जाएगा 8।
क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आया ना, पहले समीकरण से आया था हम लोगों का। तो उसके बाद देखिए क्या है, इसका काम खत्म। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में बस आप डायरेक्ट लिख लेंगे, हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 3 बताया गया था आर का मान। तो आर का मान कहाँ से निकाले थे बच्चों? आर का मान निकाले थे हम लोग ना, किससे निकाले थे? वही कोणीय संवेग बराबर एम वी आर बराबर एन पाई एन एच अपान 2 पाई से। तो यहाँ से आर का मान यहाँ रखेंगे, हल रखने के बाद हल करेंगे बच्चों। हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा? ये सब कांस्टेंट एक तरफ रख दिया गया है, यम जेड का स्क्वायर ई घाते 4 बटा के 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या मिलेगा 1 अपान एन स्क्वायर। तो यन स्क्वायर, यन का मान घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए हम उसको क्या कर दिए हैं, अलग रख दिए। बाकी सब क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट। अब उसके बाद देखिए, आप परीक्षा में आप इतना लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपका, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखिए क्या लिखा है, रिडबर्ग नियतांक है। क्या है यह? एक वैज्ञानिक है, रिडबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियतांक बताया। अभी इसका क्लास हम आपको अलग से लेंगे, इसका क्लास कल बताएंगे इसके बारे में ना, एक क्लास लेंगे उसका। फिलहाल समझ लीजिए बच्चों, रिडबर्ग नियतांक के रूप में। तो रिडबर्ग नियतांक मतलब ये होता है कि जब सभी कांस्टेंटों को मिला करके एक कांस्टेंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सभी कांस्टेंटों को मिला करके एक कांस्टेंट बनाया गया है, वही बनाया गया है रिडबर्ग नियतांक आता है, ठीक है। तो देखिए अब उसके रूप में लिखा गया है बच्चों। यहाँ देखिए जेड हैया है हमारे पास, ये जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर लिखा गया है, यम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और यहाँ देखिए एच और सी है, स्टार रखा गया है। इसको निकालने के लिए ऊपर एच का गुणा करते हैं और सी का गुणा करते हैं, तो निकल के आएगा। इसका एक क्लास लेंगे तब समझाएंगे आप लोगों को। फिलहाल इसको याद कर लीजिए अभी कि इसी ऊर्जा को रिडबर्ग नियतांक के रूप में क्या लिखेंगे, जेड का स्क्वायर आर एच सी, याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या लिखा है? आर एच सी बटा के क्या है नीचे एन स्क्वायर रहेगा। अब इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या होता है 13.6। ये भी याद रख लेंगे हम लोग। जैसे कभी हम लोग कल बताए थे, क्या बताए थे, बोहर की त्रिज्या का मान कितना था 0.53 एंगस्ट्रॉम बताए थे ना, वो यहाँ याद रहेगा। तो यहाँ भी याद रख लेंगे, आर एच सी का मान कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा हो गई, कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों को? काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक। आगे चलते हैं, नाभिक से आर दूरी पर, इस नाभिक से आर दूरी पर क्या है, स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके भी हम लोग कल्पना गया पर चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई गुणे माइनस ई, है ना, प्लस और माइनस लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बटा के क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आर होता है। तो यहाँ इसको हल करेंगे बच्चों, तो U बराबर क्या मिलेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर बटा के आर। यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई कोष्टक में माइनस ही बटा के सिर्फ आर है, तो इस माइनस को आगे लिख दिया गया है, बाकी जैसा का तैसा लिख दिया गया है। ये क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको भी क्या किस रूप में लिखा गया है, रिडबर्ग नियतांक के रूप में लिखा गया है। रिडबर्ग नियतांक के रूप में लिखने का मतलब बच्चों हो गया कि अब यहाँ फिर हम लोग किसका मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, है ना। समीकरण नंबर 3 से आर का मान रखेंगे उसके बाद ये मान आएगा। तो इसका भी मान कितना आया है, UN बराबर माइनस जेड का स्क्वायर 2RHC बटा के एन का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे दो एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिल गया, तो 2 का यहाँ गुणा करके अभी RHC का मान हमने बताया, क्या बताया था 13.6। याद रखिए बच्चों, तो RHC का मान क्या मिलेगा 13.6 बटा के एन का स्क्वायर। इतना आ गया क्या, इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमको यहाँ मिल गई काइनेटिक एनर्जी मिल गई, यहाँ क्या मिल गई बच्चों, स्थितिज ऊर्जा मिल गई। इन्हीं दोनों ऊर्जाओं का योग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग मिल करके उस इलेक्ट्रॉन की क्या है, टोटल ऊर्जा है। तो यहाँ लिखे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कहाँ के लिए, nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टेबल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, तो ये Kn प्लस UN। तो Kn का मान यहाँ निकाले थे हम लोग, कहीं कहाँ था, यही था ना, जेड ई का स्क्वायर बटा के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का मान नहीं रखे हैं अभी, बिना आर का मान रखे ये वाला स्थिति देखिए, आपको इसको भी नहीं लिखना है, सिर्फ आर का मान बाद में रख लेंगे हम लोग, अंतिम आर का मान रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग। तो यही वाला देखिए, जेड ई का स्क्वायर बटा के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
जेड ई का स्क्वायर बटा के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, माइनस ये वाला है आर वाला है, ये वाला है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर बटा के आर, माइनस जेड ई का स्क्वायर बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये मान हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। हल करने के बच्चों तात्पर्य क्या है, देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर यहाँ लिख दिया गया। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, तो 8 लिख दिए, तो 8 है कम 8, एक का गुणा करेंगे तो यही मिलेगा हम लोगों को। तो इसको हल कर दे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कैसे आ रहा है। जैसे कि इसका एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम में क्या है बच्चों 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ले लिया गया। इसका इसमें हम भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक का गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा जेड ई का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे, इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा। चूँकि देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर कट जाएगा तो 4 गुना के 8, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 एक कम 2, तो 2 जेड ई का स्क्वायर, तो 2 जेड ई के स्क्वायर में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ठो बचेगा ना, तो 1 ठो क्या बचेगा माइनस जेड ई का स्क्वायर बटा के समथिंग ये वाला। तो यहाँ देखिए लिखा गया माइनस जेड ई का स्क्वायर बटा के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये लिख दिया गया। तो यही क्या होगा इस चीज आर का मान रखने पर, अब यहाँ देखिए फिर अब यहाँ आर का मान रख रहा है ना। यदि हम लोग आर का मान ये वाला और ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये वाला और ये वाला यूज कर रहे हैं, तो अंतिम में आर का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो आर का मान फिर रखेंगे, तो आर का मान ये रखा गया है यहाँ पर, रखने के बाद यही हल करेंगे। हल करने के बाद फिर देखिए जितना कांस्टेंट है एक तरफ कर लीजिएगा, जितना कांस्टेंट है एक तरफ कर लीजिएगा, और एन वाला क्या कर देंगे एक तरफ। अब इसका मान देखिए यही वाला है बच्चों, यहाँ देखिए फिर इसको किस में लिखा है, रिडबर्ग नियतांक के रूप में। तो वही रिडबर्ग नियतांक का मान क्या लिखेंगे आर एच सी। यहाँ देखिए आर एच सी को हम लोग नहीं लिखाया गया है, डायरेक्ट आर एच सी का मान क्या लिखा गया है 13.6, कितना लिखा गया है 13.6, सीधे से लिखा गया है। तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी आई, ई एन बराबर कितना है माइनस जेड का स्क्वायर 13.6 बटा के एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बच्चों यहाँ आया कितना है माइनस में एनर्जी आ रही है, किसमें आ रही है एनर्जी, किसमें आ रही है माइनस में। यानी कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है अपनी कक्षा में, प्लस ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इसके पास कितनी एनर्जी है ऋणात्मक में। अब यहाँ ये बताता है ऋणात्मक कि यदि उतना एनर्जी उसको अलग से कहीं से दे दिया जाए, जितना एनर्जी लेके ये दौड़ रहा है ऋणात्मक उतना एनर्जी कहीं से उसको दे दिया जाए, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा, अपनी कक्षा को छोड़कर क्या कर जाएगा वो पलायन कर जाएगा। पलायन करने का मतलब यह परमाणु क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, यह परमाणु क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, जिससे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए उसके पास कितनी एनर्जी होती है बच्चों, तो ऋणात्मक एनर्जी होती है। वही एनर्जी लेकर के परमाणु अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो यही हम लोग परीक्षा में लिखेंगे। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/n²। क्लियर हो गया, इतना लिख ही लिए आप लोग हैं, ठीक। एक लाइन लिख लीजिए इसमें। तो देखिए बच्चों तो अंत में जो रिजल्ट आया है उसको आपने हिंदी शब्द में अच्छे से लिख दीजिएगा परिभाषा के रूप में। क्या लिखा गया है ई एन इज प्रोपोर्शनल क्या है 1/n²। तो कहेंगे अनुमत अस्थायी कक्षा, मतलब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके बराबर है, उसकी कक्ष संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या, वही नहीं बोलते हैं ये इनको क्या बोलते हैं कक्ष संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।